हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज बिल्कुल भी परचेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 जो कि है सरल रेखा में गति। सबसे पहले तो इस चैप्टर के जितने भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस के माध्यम से अलग अलग देखा। फिर बारी थी उस पूरे चैप्टर को एक साथ समराइज कराने की, तो फिर उसके लिए हमने कवर अप किया एक वन शॉट कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जहां पे हमने चैप्टर के अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक्स अलग अलग पढ़े थे उन सभी की एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखी, सबको फिंगर टिप्स पे लेकर के आए। अब बारी थी कि जो हमने सीखा हुआ है वो क्या रियली वर्क करता है। तो इसको चेक करने के लिए हमने एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया और समझा कि जो हमने कंसेप्ट सीखे थे वो किस तरीके से एक्चुअली अप्लाई होंगे। अब बारी है क्या भाई, तो एक बार फिर से अप्लाई करने की जरूरत है हमें उन सभी कॉन्सेप्ट्स को, और वो भी इस फॉर्मेट में कि वन क्लिक में पूरा चैप्टर याद हो जाए। अभी वन क्लिक में कैसे याद होगा भाई, तो उसके लिए एक तरकीब है हमारे पास जिसको कहते हैं क्या, एमसीक्यूज क्वेश्चंस। यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है एमसीक्यूज ज्यादा होते हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट से अगर आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो होता सिंपल सी बात इतनी सी है कि भैया हमारे ब्रेन के द्वारा तो पूरी प्रोसेस की जाती है। भले आंसर टिक करना होता है, एक सही ऑप्शन होता है उसको आंसर टिक करना होता है, बट वो पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से समराइज करा देती है, दोबारा से हमें लर्न करना पड़ता भैया उसको। तो ये बार बार मुझे करने की जरूरत नहीं है, हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है और वो पर्टिकुलर चीजें एक फॉर्मेट में सेव हो जाती है, जिससे हमें आगे कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत नहीं बचती। तो जब इतना सारा बेनिफिट होने वाला है तो भैया शुरू कर लेते हैं इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आईआईटी जेईई हो या फिर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही सेगमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, क्योंकि सब कुछ इसी के बेसिस पे चलना है। तो शुरू करते हैं सेशन को, फटाफट से हो जाइए आप तैयार आंसर करने को, क्योंकि क्वेश्चन जैसे फ्लैश होता है आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं, जिससे कि हम दोनों का बेनिफिट होता है वो ये कि आपको पता चल जाता है कितने क्वेश्चन सही हुए, एंड हमें यह पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितने प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। तो अब आपके लिए और कौन सी नई चीज लाएं जिससे कि आपके तैयारी को और पुख्ता किया जा सके। तो जल्दी से आंसर करेंगे भाई हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के। शुरू करता हूं मैं पार्ट 2, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे 21 से। शुरू के 20 क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं हमारे फर्स्ट पोर्शन में, एंड सेकेंड पार्ट में हम इसके आगे की क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहां पर अब क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आंसर कर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, तब तक मैं भी सॉल्व कराता हूं। एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कण का विस्थापन ग्राफ चित्र में दिया गया, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ यहां पर गिवन है भाई, समय अंतराल ओ ए दिस वन, इसके बाद अगला है ए बी। ओ ए मतलब क्या भाई, तो मूल बिंदु से ये चले, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी। तब कह रहे हैं कि भैया इसमें कण का त्वरण कितना होगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से कि ओ ए का जो त्वरण होगा वो पॉजिटिव है, ए बी का जो त्वरण है वो 0 है, बी सी का जो त्वरण है वो पॉजिटिव है, एंड जो सी डी का त्वरण है वो भी पॉजिटिव है। मतलब कहने का कि भैया यहां पर ये पॉजिटिव, ये 0, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्या ये सही बात है? तो भैया ऑप्शन से जाने से बेहतर है कि मैं काम क्यों ना कर लूं कि मैं इसको पहले सॉल्व करके देख लेता हूं। तो हमने जो ग्राफिकल सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने ये बात करी थी कि भैया जब कभी भी किसी कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाने लगे, तो कर्व के द्वारा जैसे ही रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है, सबसे पहला काम क्या होता है कि इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा ये मुझे इसके डायरेक्शन को बता रहा है। अब ये कर्व से, ये ध्यान से देखिए, ये नीचे की तरफ बनेगा ना। अगर मैं यहां पे पॉइंट आउट करता हूं, इस पॉइंट पे ही लेता हूं, तो ये नीचे की तरफ एंगल बन रहा है। मैं इसी पॉइंट से ही ले लेता हूं, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से।
इस कर्व पे टेंजेंट इधर की तरफ बना, यहां पर अगर देखेंगे तो ये क्या है भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन में कोण ले रहे हैं, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के अनुदिश जब डायरेक्शन लेते हैं तो उसको हम काउंट करते हैं नेगेटिव। ए से बी तक को अगर मैं मानता हूं कि भैया ये बिल्कुल 45 डिग्री पर बना हुआ है, अर्थात समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो रहा है, तो ये एक समान वेग हो गया। ये कैसा हो गया, एक समान वेग। और जहां कहीं पर एक समान वेग होगा, इसका कंडीशन हो गया कि त्वरण कैसा हो जाएगा भाई, तो त्वरण शून्य। एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, शून्य। ठीक है, एक्सीलरेशन यहां पर हो गया शून्य, मतलब सेकंड केस में एक्सीलरेशन शून्य। थर्ड में चलते हैं, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट ही तो वो डायरेक्शन बताएगा। तो इस टेंजेंट के लिए अगर आप एंगल की बात करेंगे तो ये जो बनेगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, घड़ी के दिशा के विपरीत होगा, अर्थात सी से डी में ये पॉजिटिव दिखेगा, और सॉरी बी से सी में पॉजिटिव, एंड सी से डी में फिर से देखिए ये भी एक समान वेग है। एक समान वेग का अर्थात आप समझते होंगे भाई, एक समान वेग का मतलब होता है त्वरण जीरो। कैसे, तो त्वरण जो होता है ये होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही होता है ना भैया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अच्छा एक बात समझिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग वटा में समय अंतराल होता है। मुझे इस समय अंतराल से कब इंटरेस्ट है, मुझे ये अंतिम और प्रारंभिक वेग से मतलब है। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये विस्थापन समय ग्राफ है, तो एक समान वेग दिख रहा है। एक समान वेग का मतलब क्या हो गया कि भैया अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों समान है। कहीं पे आपसे कह दिया गया कि भैया एक समान वेग है, इसका मतलब क्या हो गया, अंतिम वेग बराबर है किसके, प्रारंभिक वेग के। और जहां कहीं पे अंतिम वेग एंड प्रारंभिक वेग दोनों सेम हो जाए तो मतलब ये क्या हो गया, ये ऊपर जीरो है, नीचे टी कुछ भी लिखते जाइए तो जीरो ही होना। अर्थात मुझे क्या समझ में है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जीरो, पहले नेगेटिव फिर जीरो, पॉजिटिव फिर जीरो, है ना। ये सबसे पहले क्या दिख रहा है, नेगेटिव, ये जीरो, ये पॉजिटिव, और ये वापस से जीरो। ऐसा कुछ है क्या, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो है, दिख रहा है, ये रहा। ख इज द करेक्ट वन, खर इज द करेक्ट वन। चलेगा, समझ में आया होगा भाई ये पूरी बात है। तो बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, एंड आई होप कि आपने जो आंसर लगाया था वो बिल्कुल सही लगाया था। तो भैया सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 22 को। तो फटाफट से आंसर कर दीजिए भैया 22 की। कह रहे हैं गेंद पृथ्वी से 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई है, सीधे ऊपर की तरफ फेंक दी गई। लो भैया फेंक दो, ये रही है गेंद, इसको धरातल से ऊपर की तरफ ये फेंक दी, यहां तक पहुंच गई। अब यहां से ये लौट करके वापस आएगी। ठीक है भाई, डायग्राम जो बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, ऐसा यू शेप्ड। कायदे से ऐसा होता नहीं है, कायदे से तो आइडियली कही जाए तो यही होता है, आपको पता है कि इस पाथ पे गई है, इसी पाथ पे वापस आ जाएगी, बट डायग्रामेटिकली ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। खैर मुद्दा यह है कि गेंद जो है पृथ्वी से 100 मीटर प्रति सेकंड की दर से, मतलब u की जो वैल्यू है ये 100 मीटर पर 100 भैया 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, मतलब सीधे ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। तो इस पे g की वैल्यू कितनी काम करेगी भाई, तो g की वैल्यू में 10 ले लेता हूं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया जब बॉल ऊपर चल के जा रही थी, एक इंटरमीडिएट कंडीशन यहां पे मैं अगर मार्क करता हूं तो इस कंडीशन पे इस पे जो g होगा वो तो नीचे की ही तरफ कार्यरत होगा ना, यहां पर भी g कार्यरत होगा, ये सब जगह पे g नीचे की तरफ, नीचे मतलब नेगेटिव। और g की वैल्यू मुझे घर से पता है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कायदे से तो g की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है मुझे, डेसिमल में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं जानबूझ करके इसकी वैल्यू ले लेता हूं। क्या एक इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज कॉल्ड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत सारी केसेस में ले ली जाती है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो g पता चल गया, u पता चल गया, अब क्या करना है, तो मुझे पता करना है टाइम t। कैसे निकलेगा भाई, तो मुझे एक बात यहां पे पता है कि अधिकतम ऊंचाई पर
जब ये गेंद यहां पर पहुंच चुकी होगी अधिकतम ऊंचाई पर, तो इस समय जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा, अंतिम वेग यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर v 0 हो जाएगा, तभी ये नीचे गिरेगा। अर्थात यहां पर क्या बातें समझ में आ गई भाई कि v इक्वल्स टू u प्लस AT वाला जो फॉर्म है इसी को यूज करता हूं और लिखता हूं मैं ऐसा हूं u माइनस ऑफ gt, चलेगा, u माइनस ऑफ gt। नाउ द वैल्यू ऑफ v इज 0, u की वैल्यू है 100 माइनस ऑफ gt, g की वैल्यू है माइनस ऑफ 10 और t की वैल्यू मुझे चाहिए। इसको इधर भेज दीजिए, माइनस ऑफ 100, ठीक है, अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू t, अर्थात t इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 10 सेकेंड। नेगेटिव को एलिमिनेट कर दूंगा तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 सेकेंड। तो भैया 10 सेकेंड इसको क्या लगेगा ऊपर जाने में, तो 10 सेकेंड ही क्या लगेगा इसको नीचे आने में, यहां पर भी 10 सेकेंड, अर्थात टोटल टाइम टेकन मतलब जाने में और आने में लगा हुआ जो समय होगा वो हो गया, मान लीजिए t1 आप ऊपर जाने में, t2 नीचे आने में, तो 10 प्लस 10 टोटल कितना, तो 20 सेकेंड। आंसर में है क्या कुछ, बिल्कुल 20 सेकेंड बाद 20 सेकेंड बाद आकर के वो जमीन से वापस से टकरा जाएगी। सिंपल है ना भाई, बहुत ही सिंपल है। चलिए क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं मैं, ख इज द करेक्ट वन। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, एंड होपफुली कि आप इसका भी आंसर कर देंगे, वो भी बिल्कुल सही। तो लीजिए भैया आ गया 23। ये बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। ये ऐसा मान के चलिए जो रिलेशन में इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला वो रिलेशन बहुत बार बहुत जगह आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए जल्दी से कर दीजिए भाई। दो पत्थर परस्पर 3:5 के अनुपात के वेग से ऊर्ध्वाधरता ऊपर फेंके जाते हैं, फेंक दिया। यदि वे क्रमशः h1 और h2 हाइट तक जाएं तो h1 और h2 बराबर होगा। देखिए अगर आपने आंसर टाइप कर दिया है कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो गिवन है उसकी हम बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण से। क्यों तृतीय में चल रहा हूं, क्योंकि देखिए ना ये हाइट की बात कर रहे हैं और यहां पर वेग की बात कर रहे हैं, तो वेग और हाइट के बीच में डिफरेंस जो मिलेगा वो मिलेगा सेकंड में, वो मिलेगा थर्ड में। सेकंड में क्या दिक्कत है, उसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आता, इसलिए मैं चल रहा हूं थर्ड में, ताकि थर्ड में मुझे फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटी आ जाए, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो जब मैं गति के तृतीय समीकरण की बात करता हूं तो मैं इसकी बात कहना चाह रहा हूं कि आपको पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। अभी मैं ऐसा बात करने जा रहा हूं 2gs इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा इस s को भी बदल के h लिख देता हूं, चलेगा। h मतलब क्या भाई, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। अब इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो मुझे एक बात बताइए, चूंकि अभी जस्ट सिखाया था अधिकतम ऊंचाई पर जब वो गेंद अधिकतम ऊंचाई पे चल गया, मैक्सिमम हाइट पे, तो अधिकतम ऊंचाई पर v का मान तो 0 ही हो जाता है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। u का मान है, u का मान रहेगा, u दिया है, u रहेगा, लेकिन अब इनमें रिलेशन क्या रह गया, तो एक बात समझिए, ये 0 हो गया, मतलब आप लिखेंगे ना 2h इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। और इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था तो इसको माइनस लगा दीजिए, नेगेटिव से नेगेटिव ही कैंसिल। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, वो ये कि g इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन में, अच्छा g क्यों, g नहीं भैया, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन में माइनस भी नहीं 2g, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर यहीं पे और 2g को नीचे ले चलिए। क्या समझ में आता है आपको, चूंकि g नियतांक है और 2 तो नियतांक है ही, अर्थात मैं इस लाइन को ऐसा लिख लूं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्या लिख सकता हूं भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं h प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने, h प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। h प्रोपोर्शनल टू अगर आपके पास में यू स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि अगर आपके सामने दो बातें गिवन है, u1 आपको गिवन है 3 और u2 अगर आपको गिवन है 5, अगर आपकी मर्जी तो इसको x भी लगा सकते हैं क्योंकि यह अनुपातिक रूप से गिवन था, ठीक है। तो सेम चीज अगर आप निकालेंगे इससे h1 निकालिए, h1 क्या होगा, u1 का स्क्वायर, मैं h1 प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई, u1 का स्क्वायर।
तो u1 का स्क्वायर, अर्थात आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो h1 प्रोपोर्शनल हो गया किसके, u1 का स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। वैसे ही अगर आप h2 प्रोपोर्शनल टू u2 स्क्वायर लिख देते हैं तो h2 प्रोपोर्शनल टू 5 5 25x स्क्वायर। भाई ये u1 और u2 के वैल्यू को क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब कह रहे हैं कि आप बताइए h1 अपॉन h2, तो h1 अपॉन h2 क्या मिल जाएगा, तो h1 अपॉन h2 यही मिल जाएगा भैया, क्या 9x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अर्थात h अनुपात h1 अनुपात h2 जो किसके बराबर हो जाएगा भाई, समानुपाती। अच्छा, जब रेशियो प्रोपोर्शन को लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, इसको समानुपाती कहते हैं, 4 डॉट लगता है, क्या हो जाएगा 9:25, क्या हो गया 9:25, अर्थात आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा भैया घ इज द करेक्ट वन। चलेगा क्या, समझ में आया होगा भाई, बहुत ही आसान था। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, बस ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह अभी कॉपी होता हुआ दिखेगा, कई जगह मिलेगा, h प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ये आपको कई जगह पे दिखेगा। ठीक है, चलिए क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं मैं, घ इज द करेक्ट वन, डन। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 का भी आंसर जल्दी से टाइप कर दीजिए भाई। क्या कह रहे हैं, विरामावस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात। अब टाइम के बीच में मांग लिया, अभी यहां पे टाइम के बीच में बात नहीं होती, अब टाइम के बीच में मांग रहे, मतलब ऐसा कह रहे हैं ना, देखिए विरामावस्था से गिर रहा है मतलब क्या, विरामावस्था अर्थात u इक्वल्स टू कितना है भाई, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, और गिवन है टाइम क्या, प्रथम द्वितीय तृतीय, मतलब टाइम जो गिवन है, एक बार गिवन है 2 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, ये 3 टाइम गिवन है। तो इनके द्वारा तय की गई दूरियों का क्या अनुपात होगा, मतलब आपसे पूछा जा रहा है h के लिए अनुपात। ठीक है ना, मतलब ऐसा कह दूं कि भाई विरामावस्था से गिरते हुए यानी h1 रेशियो h2 रेशियो h3 आपसे मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये रिलेशन निकाल सकूं कि हाइट और समय के बीच में क्या रिलेशन होता है। कौन सी इक्वेशन लगा भैया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमने अभी बात करी कि हमें लगाना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अच्छा, इसमें टाइम नहीं होता, और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें टाइम होता, तो भैया थर्ड वाला तो खत्म हो गया ना, इसको नहीं लगा सकते ना, इसमें टाइम ही नहीं आ रहा। ये अभी जस्ट हमने बात करी थी जहां पर हमें हाइट और वेलोसिटी के बीच में बात करनी थी, अभी बात करनी किसके बीच में भाई, तो हाइट और दूरी। तो देखिए अगर वो पिंड नीचे की तरफ गिर के आ रहा है, मतलब h इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, नीचे की तरफ ये पिंड जो है ना, ये जो पिंड है, ये पिंड नीचे की तरफ चल करके आ रहा है, ऐसा ये पिंड जो है ये नीचे की तरफ चल के आ रहा है। तो इसके लिए हमको निकालना है क्या, इसके लिए हमको निकालना है यहां पर कितना नीचे गिर रहा है ना, ये जो मास है ना, ये कितना नीचे की तरफ गिर रहा है। इसके लिए 3 जगह भी आइडेंटिफाई कर दी, एक बार प्रथम सेकंड पे, तो मान लीजिए फर्स्ट सेकंड पे, ये द्वितीय सेकंड पे, और यहाँ पे तृतीय सेकंड पे, 3 सेकंड पे निकालना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यही बोल देता हूँ इसको, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, है ना। ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर है, ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर है, ये t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। तो रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी ना हाइट और इसके बीच में। तो देखिए ना, इन्होंने कहा है कि विरामावस्था से चली है, अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मेरे पास u की वैल्यू है वो 0 गिवन है, और g जो होगा यहां पर ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, और जो s था उसको h लिखा ही है। तो देखिए ना, h ये हो गया पूरा 0 प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, अर्थात यहां पर मैं लिखूं तो भैया ये हाफ ऑफ g जो है ये कैसा है, ये कांस्टेंट है, ये स्थिरांक है, g का मान नहीं बदलने वाला ना, जब ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिर रहा है तब बिल्कुल नहीं बदलेगा भाई। तो ये g कांस्टेंट हो गया, अर्थात मैं कह सकता हूं कि h प्रोपोर्शनल टू हो गया t स्क्वायर, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब क्या कह रहे थे भैया जरा देखिए, तो ये कह रहे थे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड पे, तो मतलब h1 की अगर मैं बात करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या लिखिएगा, 1 का स्क्वायर है यानी 1,
H2 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया ये 4, और ऐसी H3 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 3 9, अर्थात मैं कहीं पे कहता हूं H1 रेशियो H2 रेशियो H3, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, मतलब ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2, या ऐसा लिख देता हूं, ये हो जाएगा भैया 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 4 रेशियो 9, 1 रेशियो 4 रेशियो 9। दिख रहा है क्या आंसर? तो बिल्कुल दिख रहा है भैया, ग इज द करेक्ट वन। ग जो है ये बिल्कुल सही है, कोई समस्या परेशानी आई थिंक नहीं आनी चाहिए। आपको H और T में भी रिलेशनशिप मैंने दे दिया और एक H और V में भी रिलेशनशिप दे दिया, और ये ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइए जरा इसको क्रॉस वेरीफाई कर ले क्या सही है कि नहीं है। तो भैया ये बिल्कुल सही है, ग इज द करेक्ट वन। ठीक, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 पे, एंड आई होप कि इसको भी आप सॉल्व कर डालेंगे। ये देखिए, ये और आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ग्राफ देखना है, आंसर करना है। क्या है? कह रहे विरामावस्था से, है ना, विरामावस्था से गुरुत्व के अधीन गिरती हुई तथा फर्श से टकराकर ऊपर उछलती हुई, जबकि टक्कर कैसा है? प्रत्यास्थ। दो तरीके के टक्कर हो सकते हैं, एक प्रत्यास्थ और एक अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का मतलब क्या भाई? जिसमें इलास्टिसिटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वस्तु का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित निम्नलिखित में से किससे होगा? देखिए ऐसा कह रहे हैं, एक पिंड को इस फर्श पे गिरा दीजिए, ये गिरा, गिरने के बाद फिर वापस से ऊपर उछलेगा। ये पिंड गिरा, गिरने के बाद क्या होगा? वापस भी उछलेगा। तो जब गेंद गई और बाउंस बैक हुई, लेकिन यहां पे बाउंस बैक कैसा होना था भैया? प्रत्यास्थ होना था। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक होना था, यानी वो जाएगी, जाकर के कुछ दबेगी, इसके बाद ऊपर उठेगी। तो जब दब जाएगी तब होगा क्या कि ये गिर रही है, वापस से ही चली जाएगी। ये अगर अप्रत्यास्थ की अगर हम बात करते हैं तो फिर केसेस अलग हो जाती है, लेकिन प्रत्यास्थ है मतलब ये क इज द करेक्ट वन। बाकी इनमें कोई सा भी नहीं है भैया, ये दोनों में तो बाउंस बैक भी नहीं शो हो रहा है, यहां बाउंस बैक शो हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है प्रत्यास्थ का, इसलिए क इज द करेक्ट वन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहां कह रहे हैं एक वस्तु प्रारंभिक वेग 0 एवं समरूप त्वरण 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गति करती है। गति के 5वें सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी, जल्दी से आंसर कीजिए भाई, ये बहुत आसान है ना। प्रारंभिक वेग 0, ये तो बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड दे ही दिया। एक्सीलरेशन आपको 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह ही दे रहे हैं, एंड मांग रहे हैं कि t इक्वल्स टू 5th सेकेंड में आप बता दीजिए उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। भैया टाइम एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम कहेंगे भैया सेकंड। गति के द्वितीय नियम से क्या कहता भैया? समीकरण भाई, द्वितीय समीकरण क्या कहता? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s निकालना है, u की वैल्यू 0 दे दी तो मैं t भी नहीं लिख रहा, चलो 1/2 8 इंटू 5 का स्क्वायर, ये तो हो गया 4, 5 5 25, 25 चौका 100, यानी s इक्वल्स टू कितना आ गया? 100 मीटर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या भाई? तो बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन ग, ये हो गया। ठीक है, यानी 26वें का आंसर हो गया हमारा ग, जो कि है 100 मीटर। चलेगा भाई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 27 पे, एंड आई होप कि आप सही आंसर टिक कर रहे हैं। दिए गए ग्राफ में केवल एक ग्राफ ऐसा है जिसमें समय अंतराल 0 से t के लिए औसत वेग एक उपयुक्त रूप से चुने गए 0 to t के लिए 0 हो सकता है। ठीक है, कौन सा सही है? देखिए ये और ये, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही प्रोपोर्शनल साइंस स्क्वायरिंग्स के लिए अवेलेबल है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये कह सकता हूं, मैं कुछ भी ऐसे लेता हूं, y इक्वल्स टू 1/t स्क्वायर टाइप्स, ऐसा कुछ। ठीक है, उसी तरीके से जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का। इन दोनों की अब मैं बात करूं तो इन दोनों में कह रहे हैं किसी भी उपयुक्त समय अनुसार में जो है उसका औसत वेग जो है वो 0 हो सकता है। तो एक काम करते हैं ना, इसको जरा यहां से प्लॉट कर देता हूं।
किसी भी समय अंतराल बोला था, तो एक समय अंतराल 0 और यहां तक मैं ले लेता हूं ये t। आप अगर देखेंगे तो ये यहां से जाकर के वापस यहीं पर आ गया, मतलब इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि इसका जो है औसत वेग की बात कर रहे थे, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, शून्य। शून्य विस्थापन होगा तो वेग भी शून्य हो सकता है। मतलब जो ख ऑप्शन है ये सही है भाई, ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके एक इंटरवल ऑफ टाइम पे हम शो कर सकते हैं शून्य औसत वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। एंड यहां पर जरा डिस्कस कर लिया जाए क्या भाई, तो कह रहे एक लिफ्ट जो है 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है, 8वीं मंजिल पर है लिफ्ट, नीचे आ रही है, 4थी मंजिल पर पहुंचने वाली है। ठीक, ये हो गया 8th, ये हो गया मेरा 4th, ये हो गया मेरा ग्राउंड। यहां पे लिफ्ट थी और अभी यहां पहुंच चुकी है। अब इसके लिए कुछ बातें करेंगे। पहुंचने वाली है, यदि सभी राशियों को भूतल को मूल बिंदु तथा ऊपर की ओर धनात्मक दिशा लें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए इसको ले लिया मूल बिंदु, और यहां से जो ऊपर की तरफ है ये विस्थापन, जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो इसका विस्थापन जो काउंट करेंगे वो पॉजिटिव, तो जो ऊपर की तरफ जाने के लिए वेग कैलकुलेट करेंगे वो भी पॉजिटिव। अर्थात क्या भाई, तो अर्थात ये कि अगर नीचे के लिए काउंट करें तो इसका विस्थापन भी नेगेटिव एंड अगर विस्थापन नेगेटिव तो वेग भी नेगेटिव, नीचे की तरफ के लिए वेग भी नेगेटिव और विस्थापन भी नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब एक बात समझ में आता और कि भैया जब ऊपर की तरफ फेंका होगा, जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही होगी तब इसके एक्सीलरेशन नहीं हो रहा होगा, इसमें हो रहा होगा रिटार्डेशन। मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, मंदन। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाएगी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण के अधीन आएगी तो मतलब यहां पर कह सकते हो यहां पर मुझे मिलेगा त्वरण। अब त्वरण मिलने का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होना। मंदन मिलने का मतलब क्या था कि एक्सीलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होना। अब जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, तो कह रहे हैं x, अब नीचे के लिए इन्होंने पूछा है भाई, तो x नेगेटिव है, मतलब x जो है ये लेस देन 0 है, चलेगा। वेग भी लेस देन 0 है, चले, सॉरी, वेग भी लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव है, लेकिन एक्सीलरेशन अकेला है जो कि पॉजिटिव है, यानी ये ग्रेटर देन 0। कुछ दिख रहा है क्या ऑप्शन में, तो देखिए क ऑप्शन दिख रहा है x लेस देन 0, v लेस देन 0, बट a इज ग्रेटर देन 0। x जो है 0 से छोटा है, वेग भी जो है वो 0 से छोटा है, लेकिन जो त्वरण है वो 0 से बड़ा है, तो मतलब क इज द राइट वन, क मेरा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी में देखेंगे तो ये यहीं पे गड़बड़ हो गया, x को पॉजिटिव कह दिया, यहां पर भी x को पॉजिटिव, यहां पर भी x को पॉजिटिव, तो पिक्चर खत्म। क इज द करेक्ट वन। चलेगा क्या भाई, चलना चाहिए क्योंकि ये सही है। ठीक, चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29, एंड होपफुली आप इसको भी सॉल्व कर देंगे इसी तरीके से। कह रहे हैं कुछ, एक विमीय गति में ताक्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए शर्त है कि जो v है वो 0 के बराबर या इक्वल है और छोटा है v नॉट से, तो पूरी होती है, तो ये आगे की कंडीशंस गिवन है क्या। इंस्टेंटेनियस के लिए बात कर रहे हैं भाई, मैं कुछ ऐसा कह लेता हूं, लिमिट डेल टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, कैपिटल टी बोला, कैपिटल टी ले लेता हूं, लिमिट डेल टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ताक्षणिक वेग की बात हो रही है, मतलब हो रहा है भैया डेल एक्स अपॉन में डेल टी। यहां पर डेल टी के लिए कंडीशन है, क्या है कि भैया ये जो डेल टी है ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस यहां पर गिवन है कि भैया v के लिए कंडीशन है, वेलोसिटी के लिए, कि ये 0 से बड़ा है और v नॉट से छोटा है, तो कब पूरा हो सकता है, t समय में विस्थापन का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। t समय में विस्थापन x के लिए नेगेटिव v नॉट t से पॉजिटिव v नॉट t तक होता है, त्वरण कभी ऋणात्मक, ये तो बात ही गलत है भाई। गति की दिशा में कभी परिवर्तन, ये भी बात गलत है, दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। बच्चे दो, ये और ये, इन दोनों की मुझे बात करनी है, तो मुझे एक छोटी सी बात समझ में आती है, t समय में विस्थापन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। अगर t सेकेंड में विस्थापन के मान की मैं बात करता हूं इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो इस कंडीशन में यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी के लिए कह दिया है कि वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है, तो यह पिक्चर तो खत्म हो गई। ठीक, तो मतलब एक बात समझ में आता है कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ख। ठीक है, क्या है भाई ख आंसर, तो समय
समय t में विस्थापन x के लिए माइनस वी नॉट टी से बड़ा होगा x और वी नॉट टी से छोटा होगा। ये वी नॉट टी क्या लिख रहे हैं, ये आपको ध्यान में होगा, है ना। वेग बराबर जब होता है भैया विस्थापन बटा में समय, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। अब ये देख लीजिए, वेग गुणे समय मतलब क्या, v और समय मतलब t, x जो था विस्थापन, v नॉट t कहने का मतलब क्या था भाई, तो प्रारंभिक वेग, v नॉट अगर कह रहे हैं मतलब प्रारंभिक वेग की बात हो रही, तो मिल गया, ख इज द करेक्ट वन। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे, 30वें नंबर प्रश्न पे। ये कह रहे हैं एक वाहन आधी दूरी को चाल v1 से तथा शेष आधी दूरी को चाल v2 से तय करता है, इसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखिए ये तो मैंने आपको डायरेक्ट भी कराया, बट स्टिल मैं एक बार आपको सॉल्व करा देता हूं। मान लीजिए इस पे बेस्ट हमने, है ना, हमारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आया था, हमने उसको भी किया था। ये ए बी सी तीन लोकेशन, वेयर एज ए बी इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल्स टू बी सी, अर्थात मैं कह सकता हूं बी जो है ये मिड पॉइंट है। क्या मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या, ये कह रहे ना आधा आधा दूरी चल रहा है, शेष आधा दूरी। तो भैया ए से बी तक ये चले थे v1 से, और यहां से यहां तक चल रही है v2 से। तो एक सीधी बात क्या भाई, तो मान लेता हूं, क्या मान लूं, यहां से a से इस b c तक की जो दूरी है वो x है, ठीक है। तो देखिए औसत चाल, इसका फॉर्मूला होता है भैया कुल दूरी बटा में कुल समय अंतराल, कुल दूरी बटा में समय अंतराल सिर्फ लिख ले तो चलेगा, समय अंतराल। अब क्या कह रहा हूं मैं, तो मैं कह रहा हूं औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में समय अंतराल। कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी हो जाएगी भैया आपका ए बी प्लस बी सी। कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी। एक काम करता हूं मैं, इसको आधे आधे में ही मान लेता हूं, इसको x और इसको भी x। ऐसा क्यों आधे आधे में क्यों माना, पहले क्यों पूरा एक साथ मान, तो भैया वो x/2 करना पड़ता है, इसलिए x/2 करने से बढ़िया x ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, मुझे ही तो सॉल्व करना है। ए बी प्लस बी सी अपन समय अंतराल, समय अंतराल मतलब मान लीजिए t1 प्लस t2 कह देते। अब t1 प्लस t2 को थोड़ा सा निकाल के लाता हूं। देखिए a से b जाने में समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा भैया जब वेग बराबर होता है दूरी बटा में समय, या वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो विस्थापन बटा वेग। अब बताइए x था उसका विस्थापन और वेग था v1, ये हो गया। इसी तरीके से b से c जाने में, तो इसमें t1 कहता हूं इसको, तो इसको t2 कह लेता हूं। ये भी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया x अपॉन में v2, अर्थात कुल समय अंतराल था। तब बात कर ली जाए किसकी, कुल समय अंतराल की। तो समय अंतराल कितना था भैया t1 प्लस t2, अर्थात आप यहां पर कहिएगा कि भैया t1 मतलब x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, चलेगा, ठीक। अब क्या कर दूं भाई, तो चलिए अब जरा इस फॉर्म में आते हैं। ये कह रहे थे कि औसत चाल जो होगा ए बी प्लस बी सी, तो ए बी है भैया x प्लस एक्स अपॉन वी सी की अगर बात करें, है ना, तो भैया रख लिया हमने x प्लस एक्स। अब t1 t2 का सम कितना है भैया, तो ये है x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ये ऊपर वाला, तो 2x अपॉन x को कॉमन कर दीजिए, क्या मिलेगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसी के आगे मैं सॉल्व करते चले जा रहा हूं भाई। चलिए ये हो गया, x से x तो कैंसिल, अब ऊपर बचा है 2, नीचे ये जो बचे इनका एलसीएम लीजिए, तो v1 v2 हो गया, मतलब v2 प्लस v1 एलसीएम v1 v2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, v1 से v1 कट गया, मतलब v2 प्लस v1, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये निकल गया भैया औसत चाल। दिख रहा है क्या आपको फॉर्मूले में, तो बिल्कुल दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भैया, ग इज द करेक्ट वन, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये रहा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। भाई ये डिस्टेंस में मैंने क्यों आपको उस समय x को x/2 रखने से मना कर दिया था, इसीलिए किया था क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, कुछ भी लेता,
अगर मैं होल को x लेता, x/2 लेता, तब भी वो कट जाता, चिंता नहीं करना, ये x/2 कट जाता भाई, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्यों अपने लिए लफड़ा पालू, मैं सिंपल कर दिया। सिंपल करने से फायदा हुआ कि भैया दो भी दूरी मानोगे, आप तो 100 मान लो, मैं तो कह रहा एक न्यूमेरिक टर्म मान लो, आप लिख दो वहां पे 100, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर इतना ही आएगा, ठीक। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी कि भैया आपको जो मर्जी पड़ा है वो यहां पर ले लीजिए, दूरी दूरी एट द फाइनल एंड कैंसिल हो जाती है, और जब कैंसिल हो जाएगी तो मुझे क्या ही फर्क पड़ा, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं भाई, ग इज द करेक्ट वन। इसको भैया बिल्कुल ब्रेन में फिट कर लीजिए, ये डायरेक्ट भी आता है ना, आता ही आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमने किए 20 और 30 वाले क्वेश्चंस किए। आइए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहां पर कह रहे हैं किसी कण का एक विस्थापन गिवन है x = t-2 का होल स्क्वायर निरूपित किया जाता है, जहां x मीटर में तथा t सेकंड में, ठीक है। तो कण के द्वारा पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। अच्छा, विस्थापन गिवन है और 4 सेकंड में दूरी पता करनी है, ठीक है। तो मुझे क्या पता है भैया, मुझे एक बात पता है, x = t-2 का स्क्वायर, और t गिवन है 4 सेकेंड, यहां पर मुझे पता करना कितनी दूर चलेगी। अब तो यार ये तो किसमें गिवन है, तो ये गिवन है t-2, मतलब ये गिवन है एक इक्वेशन के फॉर्म में, यानी विस्थापन है वो समय के फॉर्म में, एक समीकरण के फॉर्म में गिवन। जैसे ही मुझे समीकरण दिखता है तो मैं समझ लेता हूं कि ये वेरिएबल फोर्स के जरिए आया, ठीक है। किसके जरिए, वेरिएबल फोर्सेस के जरिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, तो कुछ नहीं भाई, विस्थापन से मुझे पहुंचना होगा सबसे पहले वेग पे, मुझे अल्टीमेटली निकालना है दूरी, मतलब मुझे ये निकालना, देखिए s = ut + ½ at², इसके लिए मुझे मेहनत चाहिए, ठीक है। तो देखिए वेग कैसे निकलेगा, वेग निकालने का तरीका है सिंपल सा, क्या, तो वेग निकालने का मतलब होता है भैया dx/dt, ठीक है। वेग निकालने का मतलब क्या है, dx/dt। dx/dt का मतलब क्या हो गया भैया, तो विस्थापन बटा में समय, ठीक है ना। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dt-2 का स्क्वायर अपॉन में dt। देखिए आपके पास वो दो ऑप्शन है, एक तो डायरेक्ट कर लीजिए, और एक ऑप्शन है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। ओपन करके फिर सॉल्व कीजिए, कोई अंतर नहीं आने वाला। चलिए मैं ओपन करके बताता हूं, इसको ओपन कर दीजिए। तो ये आपको पता है ये क्या हो गया, t² + 4 - 4t चलेगा अपॉन में dt। भाई t-2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab, तो 2 × 2t मतलब 4t। अच्छा अब ओपन कीजिए, अब तो चलेगा ना आपको। अब क्या कर देंगे, तो अब देखिए यहीं पे आगे सॉल्व कर देता हूं। इसको अगर आप करेंगे तो ये 2t बन जाएगा, ये क्या हो गया, 2 सामने आ जाएगा और t बन गया, ठीक है ना, प्लस 4 का कितना हो गया भैया 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। अब बचा ये 40 का अगर करेंगे तो माइनस का माइनस तो रहेगा ही, -4 आ गया, यानी 2t - 4, ये मिल गया मेरे को वेग। अभी भी मेरा काम नहीं हो पाया, मैं चलता हूं त्वरण के ऊपर। त्वरण कितना होगा भाई, तो त्वरण मुझे पता है, एक्सीलरेशन लिखते हैं dv/dt को, यानी ये जो अभी डिफरेंशिएट किया था टाइम के रिस्पेक्ट में, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, ले आइए उसको। तो d 2t - 4/dt, इसको भी ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t का मिल जाएगा मुझे 2, और ये माइनस का हो जाएगा पूरा 0, तो मतलब कितना है 2 मीटर/सेकंड²। अच्छा इसकी यूनिट मैं लिख सकता हूं भाई, ये मीटर/सेकंड, क्योंकि उन्होंने कह दिया है मीटर और सेकंड में नापा जा रहा है, 2 मीटर/सेकंड²। यानी मुझे क्या क्या चीजें मिल गई, मुझे यहां पर टाइम मिल गया, मुझे यहां पर जो मिल गया वो मिल गया क्या भाई, तो मुझे मिल गया यहां पर त्वरण। तो चलिए इसमें काम करते हैं, इसके लिए अलग अलग जगहों पर निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी होगी कितनी, ठीक है ना। वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन गिवन है, तो जरा देखिए मुझे, मैं एक काम करता हूं, मैं इधर आता हूं, v = हमने अभी निकाला 2t - 4, ठीक है, एंड एक्सीलरेशन विच इज गिवन कि भैया 2 मीटर/सेकंड²। अच्छा मुझे इस वेलोसिटी में इंटरेस्ट है, जरा देखिए मैं इस वेलोसिटी के लिए अगर मैं निकालता हूं t = 0 सेकंड पर, कहां निकाल लेता हूं, t = 0 सेकंड पे, तो t = 0 पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी, v0 लिख लेता हूं, कितना, तो 2 × t की जगह पे 0 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -4,
एंड इसी प्रकार से अगर मैं t इक्वल्स टू एक और नंबर कहां पर ले लूं भाई, तो एक मुझे मिल गया -4 पे, एक मैं ले लेता हूं कहां पर 4 सेकेंड पे। क्यों? तो उन्होंने कहा है 4 सेकेंड पर लेने के लिए, इन्होंने कहा 4 सेकेंड में बताइए। तो 4 सेकेंड में अगर मैं निकालूंगा तो v4 अगर मैं निकालता हूं क्या निकलेगा आपको, ऐसा मिल जाएगा 2 इंटू टी की जगह पे कितना रखना भैया 4 -4, यानी ये 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया कितना बचेगा, 8 में से 4 गया बचा 4। ठीक है, मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है? तो आपको अभी तक में ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि अगर मैं यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दूं, या सॉरी विस्थापन और समय ग्राफ, ठीक है, ये वेग के लिए है, तो ठीक है वेग के लिए है तो हम यही काम करते हैं, हम वेग और समय के बीच में संबंध स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या भाई, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, जीरो पर t 0 है तो वेग कितना है 4 है, t 0 है तो वेग -4 है, तो t यहां पर कितना हो गया 0, तो वेग यहां कहीं पे मैं कह देता हूं -4, इतनी हाइट पर इधर कहीं पर जो होगा वो हो जाएगा +4, लेकिन टाइम कितना है भाई 4 सेकेंड पर, टाइम 4 सेकेंड पर वेग जो है वो भी 4 है, तो 4 सेकेंड पे चलिए, ये हो गया 4 सेकेंड करीब, और पास में ले लेता हूं यहां कहीं पे मान लीजिए 4 सेकेंड, इस 4 सेकेंड पे आपने क्या प्राप्त किया, तो आपने ये प्राप्त किया है, देखिए ये वेग जो होगा ये 4, ये देखिए ये 4 जो है यही 4 होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं आपको सिखाऊं तो भैया आपसे मांगा गया है कि आप मुझे निकाल के दीजिए विस्थापन। विस्थापन कैसे निकाला जाता है भाई, जब आपके पास वो वेग समय ग्राफ हो, तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को निरूपित करता है। तो यहां पर क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको टैग कर देता हूं नीचे, यानी मैं अब आपसे ये कहना चाहूंगा कि भैया ये जो एरिया है, कौन सा एरिया भाई, तो ये रहा एरिया, कलर कर देता हूं मैं इसको, ये देखिए ये वाला, एक तो ये विस्थापन को निरूपित कर रहा है और एक जो है इसके ऊपर वाला निरूपित कर रहा है। इनको कैसे बनाया जा सकता है भाई, तो देखिए इनको बनाने का तरीका है हमारे पास में क्या, तो हमने एक काम किया, हमने एक छोटा सा काम किया, वो ये कि भैया विस्थापन अगर मुझे निकालना तो मुझे क्षेत्रफल निकालना होता है। कौन कौन से डायग्राम का भाई, तो 2 डायग्राम है, एक फर्स्ट इसको मान लीजिए और सेकंड इसको। ठीक है, ये कहां से कहां तक है भाई, तो ये है हमारा पूरा 0 से लेकर के ये जो है ये 4 सेकेंड तक, ये 4 सेकेंड है। ठीक, तो निकालिए सबसे पहले त्रिभुज का, तो मैं कहता हूं कि 0 से 4 अगर ये गिवन है तो एक बीच का भी पॉइंट निकाल लेता हूं जहां पर मुझे वेग का मान कितना मिल जाए भाई, वेग का मान जहां पर ये जो आपको दिख पा रहा है यहां पर वेग का मान 0 देखने को मिल जाए, वहां अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो ये वेग कब 0 होगा, जैसे यहीं पे मैं कैलकुलेट कर देता हूं, v4 तक आ चुका है, ये रही मेरे पास इक्वेशन, यहां पर वेग को मैं कहता हूं कि ये 0 हो जाए, ये वेग कैसा हो जाए 0 हो जाए, तो ट्वाइस ऑफ t -4, इसको इधर भेजेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t, 4/2 इज इक्वल्स टू t, मतलब क्या t इक्वल्स टू 2, यानी टाइम जब 2 सेकेंड का होगा तो वेग 0 होगा, यानी ये 2 है। अब देखिए आपको पता है ये दोनों त्रिभुजों का जब आप क्षेत्रफल का योग निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है भाई, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इसको बेस, ये पहले वाले के लिए करो, पहले वाले के लिए बेस कितना है 2 और हाइट कितना है, तो हाइट है -4, प्लस दूसरे त्रिभुज में चलिए हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है इसका, तो इसका भी बेस है वही 2, ये 2 से 4 के बीच का जो बेस होगा कितना होगा 2 ही तो होगा, और हाइट कितना है, तो हाइट है प्लस का 4, चलिए ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, यानी यहां पर विस्थापन आपको कितना देखने को मिल गया भाई, -4 इधर और +4 सामने की तरफ, मतलब ये अल्टीमेटली मुझे देखने को मिल गया, ठीक है, -4 प्लस दूसरे साइड से जो मुझे देखने को मिला वो मिल गया मुझे +4, ठीक,
कोई दिक्कत परेशानी आई होप कि नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये है इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा चली गई पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी। तो अब पहले 4 सेकंड में मुझे तय की गई जो दूरी है, दूरी निकालनी है। विस्थापन मुझे मिल गई है, इसने दूरी पूछा है, तो पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी, विस्थापन तो हो गया भैया यहां पे शून्य, बट दूरी, दूरी कैसे निकलेगी भाई? दूरी मतलब ये नेगेटिव साइन उसमें कैलकुलेट नहीं होती, मतलब 4 + 4 8 मीटर, यानी कितना हो गया? 8 मीटर, यानी ख इज द करेक्ट वन। जो ऑप्शन ख है ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला कह रहा है किसी मेट्रो स्टेशन पर खड़ी कोई लड़की एक रुके एस्केलेटर पर t1 सेकेंड में ऊपर चढ़ती है। वह एस्केलेटर पर खड़ी रहे तो एस्केलेटर उसे t2 सेकेंड में ऊपर ले जाता है। अच्छा, यदि वह चलते हुए एस्केलेटर पर अपनी पूर्व गति से ही ऊपर चढ़े तो उसको ऊपर तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा? देखिए ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं यहां पे कि भाई ये रही एस्केलेटर। अब इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें एक विस्थापन होना है, मान लेता हूं मैं वो एस विस्थापन होना है, ठीक है। अब 2-3 कंडीशन दिया। पहली कंडीशन क्या है कि लड़की जो है ये एस्केलेटर चल नहीं रहा है, चलने वाली सीढ़ियां भाई, ये सीढ़ियां चल नहीं रही है, तब अगर वो लड़की जो है, ये रही वो लड़की है ना, ये चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, तो भाई देखिए पहला है ना, अगर मैं इससे लिखता हूं केस फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं भाई? तो किसी मेट्रो स्टेशन पर कोई लड़की एक रुके हुए एस्केलेटर पर, ठीक है, केस फर्स्ट, जब एस्केलेटर और रुका हुआ हो, तब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने सीखा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली ये अकेली चल रही है, तो इसका मतलब सिंपली क्या भी है, ये जाने दो इसको, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा? अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि भैया वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटा में समय, तो मैं आपसे पूछता हूं ये विस्थापन कितना होगा, ये एस कितना निकलेगा? तो आप कहेंगे वेग इंटू समय। अब बारी यह है कि मैं कहता हूं कि एस चलने में पहले केस में उसका वेग जो था, ठीक है ना, वेग यहां पे कुछ दिया नहीं है, तो मैं कहता हूं वेग v1 था और टाइम उसने लिया t1, ठीक है। इसी प्रकार जब लड़की स्थिर हो, लड़की नहीं चल रही, तथा एस्केलेटर गतिमान, एस्केलेटर चल रहा है, देखिएगा भाई बाहर से कोई देखता तो ये लड़की चलती हुई दिखती, लेकिन लड़की के लिए एस्केलेटर के सापेक्ष इसका जो वेग है वो कैसा है? शून्य है, मतलब ये लड़की नहीं चली, लड़की एस्केलेटर पे चुपचाप खड़ी है, यानी विराम में है लड़की। तो इस कंडीशन में भी लड़की चल के ऊपर तक पहुंच रही, यानी इस कंडीशन में मैं अगर कहूं तो मैं S = v2t2 कह लूं, चलेगा? अच्छा, अगर ये बात समझ में आई है तो मैं अब बात करता हूं कि केस थर्ड, लड़की तथा एस्केलेटर दोनों ही समान दिशा में गतिमान है। ये दोनों किस में? समान दिशा में गतिमान है भाई, एक ही डायरेक्शन में चल रहे, एस्केलेटर भी इधर ही चल रहा है, लड़की भी इधर ही चल रही है, दोनों के अलग अलग मुझे वेलोसिटीज जो देखने को मिली, दोनों की अलग अलग दिख रही है। यानी अगर मैं दोनों एक ही तरफ चली तो दोनों का वेग क्या हो जाता है भाई? तो दोनों का वेग जुड़ जाता है, ठीक है, दोनों का वेग क्या हो जाता है? दोनों का वेग जुड़ जाता है। अर्थात अगर यहां पर मैं बात करूं तो भैया इसके समय में, ठीक है, S = तो S = आप कहेंगे होगा भैया v1 + v2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, v1 + v2 टाइम्स ऑफ, मैं कह लेता हूं कि कोई टाइम लगेगा t, दोनों का वेग जुड़ जाएगा भाई, एस्केलेटर भी इधर ही चल रहा है, सीढ़ियां भी उधर चले, लड़की भी उधर चले, तो दोनों जल्दी पहुंचेंगे ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब बारी किसकी है? v1 और v2 कैलकुलेट करने की। v1 और v2 तो यहां गिवन नहीं है, तो v1 और v2 चलिए लेकर के आते हैं इसको। v1 और v2 को लेने चलते हैं, तो देखिए यहां से v1 मिलेगा,
s अपॉन T1, यहां से V2 मिलेगा s अपॉन T2 रख देते हैं यहां पर, तो s इज इक्वल्स टू s अपॉन T1 प्लस s अपॉन T2 टाइम्स ऑफ T। क्या करूं मैं, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये s को कॉमन अगर मैं कर देता हूं यहां पर, तो ये 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 टाइम्स ऑफ T दिखेगा। इन सबको नीचे भेज दीजिए, अगर इन सभी को नीचे भेजेंगे तो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। क्या मिल गया भैया, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये s से तो s कैंसिल हो गया, यानी ये t इक्वल्स टू क्या मिल गया 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। भैया किसी को ये तो नहीं लगा s से s कट के 0 हो गया ना, s से s कैंसिल हुआ, डिवाइड हुआ है मतलब वहां पर 1 तो होगा ही। अब यहां पे क्या काम करेंगे, T1 T2 का एलसीएम ले लीजिए, T1 T2, T1 से T1 कैंसिल हो गया, मतलब ये T2 प्लस T1, ये T की वैल्यू आ गई, अर्थात T इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, तो T1 प्लस T2 अपॉन में T1 प्लस T2, सॉरी अपॉन में T1 इंटू T2। लो भाई हो गया, T1 प्लस T2 अपॉन में T1 T2। आंसर में है क्या कहीं पे, तो देखिए कहीं ना कहीं तो होगा T1 प्लस T2, ठीक है, अपॉन T1 T2, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड एक मिस्टेक है भाई, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा। देखिए ये 1 के अपॉन में था, है ना, तो 1 के अपॉन में ये बना क्या, T1 T2 का एलसीएम आया था, यानी T1 प्लस T2। अब T1 एंड T2 का एलसीएम है, ऊपर बन गया T2 प्लस T1। अब ये T इक्वल्स टू निकालना है, तो T इक्वल्स टू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भैया इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, ये 1 के अपॉन में सब कुछ है, यानी T इक्वल्स टू ये T1 T2 ऊपर चला गया, T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। हमने अभी जो लिखा था उसमें क्या क्या था, 1 के अपॉन में मिस्टेक कर दिया था, इसलिए आंसर नहीं दिख रहा था। T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, कहीं दिख रहा है क्या आंसर, तो दिख रहा है भैया, ये रहा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, या T2 प्लस T1 के, कोई बात, बराबर है। चलिए क्रॉस वेरीफाई कर लेते भाई, ग इज द करेक्ट वन, ठीक है। चाहे तो इस आंसर को आप कॉपी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे, 33वें नंबर क्वेश्चन पे। जल्दी से भैया आप चाहे तो इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है, इसका आंसर आप फटाफट से टिक कर दीजिए भाई, जल्दी से। कह रहे भाई कि किसी कण की सरल रेखा में गति का विवरण देने के लिए b के साथ राशि a में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ नहीं दर्शाया गया है। मतलब ये एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें से सही ऑप्शन ये चूज करना है कि किसका ग्राफ ये शो नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, अब ऑप्शन के जरिए जाना पड़ेगा भाई, है ना। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि बी समय को निरूपित कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकती है। एक्स एक्सिस जो होती है, हमने कहा है कि भैया ये कैसे होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती है। तो बी किसी पर अगर निर्भर नहीं कर रही है, मतलब ये समय को निरूपित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऑप्शन वो सही होगा जो गलत हो, है ना, तो ये तो ठीक ठाक बात है। यदि गति एक समान हो तो राशि एक वेग है। भाई एक समान है तो बिल्कुल वेग है, ये एक समान वेग का ही एग्जांपल है, बिल्कुल वेग है, चलेगा। अगला, यदि गति एक समान हो तो राशि एक विस्थापन है ना। भाई इसमें कुछ गड़बड़ है। देखिए अगर गति एक समान होगा तो ए विस्थापन के लिए कोई ग्राफ कहीं पर शो ही नहीं होता। अगर मैं इसको मानता हूं ये वेलोसिटी और इसको टाइम मानता हूं, तो इसका एरिया जो होगा ये होगा विस्थापन। ये लाइन तो विस्थापन नहीं हो सकती, लाइन विस्थापन नहीं हो सकती, अर्थात स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आंसर सही है। यदि गति एक समान त्वरित है तो ए एक वेग है, बिल्कुल। ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये एक्सीलरेशन है, भाई त्वरण है, ठीक है ना। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा है भाई, तो ग जो है ये गड़बड़ है, ग गड़बड़ है, अर्थात हमारे लिए पूछा गया था कि नहीं किसको दर्शा रहा है, तो भैया ग जो है वो नहीं दर्शा रहा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 34 पे, एंड इसका आंसर कर दीजिए भाई। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं इसमें आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं। आपको ग्राफ के जरिए एक बात सिखाई थी कि जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम किसी भी पॉइंट पे, वो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब टाइम के साथ में कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए, इसका मतलब होता है कि एक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये इसके लिए हिंट।
मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर जैसे एक्स पे आप कुछ बात कर रहे हैं तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल इसके पैरेलल, क्योंकि ये लाइन यहां से सीधी निकलती हुई दिख रही है, तो पैरेलल है, अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन एक्स में नहीं है। एक्स कौन है भैया, तो विस्थापन है। अब विस्थापन में अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो क्या होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स और टी के बीच एक ग्राफ दर्शाया गया है, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनिए। क कह रहा है टी इक्वल्स टू 0 पर कण का विस्थापन छोड़ा गया था, ठीक है, मैं सॉरी विरामावस्था से छोड़ा गया था। टी इक्वल्स टू 0 पर रेस्ट में था, ये कह रहे हैं, तो टी इक्वल्स टू 0 ये रहा, ये टी इक्वल्स टू 0 प्रारंभिक समय, ये बिल्कुल इसके पैरेलल चल रहा है, मतलब कुछ चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। वेग जो होता है, वेग कैसे निकाला जाता है भाई, तो वेग होता है स्लोप, ढाल, और ढाल कैसे निकाली जाती है भैया, तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। अगर मैं किसी भी बिंदु पे बात करूं तो यहां पर मुझे निकालना होगा अल्टीमेटली क्या, tan थीटा, और tan थीटा निकालने के लिए कोई कोण बनना चाहिए ना, ये तो क्षैतिज के साथ में कैसा है, ये समय के साथ में बिल्कुल पैरेलल लाइन दिख रही है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई 0, ढाल कितना है 0, अर्थात यहां पर वेग का मान कितना हो गया 0, खत्म। मतलब जो ऑप्शन क है ये सही है, वेग 0 का मतलब विरामावस्था से छोड़ा गया। अब चलते बी पर, बी पर त्वरण ए जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, बी पर चलते हैं, ये रहे बी, यहां कहीं पे ये ग्रेटर देन 0 कैसे दिख रहा है आपको, ये तो पैरेलल ही दिख रही है मुझे, ठीक है, तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 नहीं है भैया, ये छोटा है, ठीक है, या हाँ छोटा ही कह सकते हैं दोनों तरफ से। अगला, सी पर वेग एवं त्वरण शून्य होते हैं। अच्छा सी पर चलते, सी पर अगर देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए लाइन स्ट्रेट दिख रही है, अगर थोड़ी देर के लिए लाइन स्ट्रेट दिख रही है मतलब बेस के साथ में कैसा है, पैरेलल है, मतलब क्या है, वेग शून्य है, मतलब यहां पर त्वरण भी कैसा है, शून्य। क्या ये जरूरी है कि हर बार वेग शून्य होगा तो त्वरण शून्य हो जाए, तो भैया ऐसा जरूरी नहीं है, बट यहां जब दिख रहा है एक ही डायरेक्शन में चलते हुए तो शून्य। ए और डी के बीच गति का औसत वेग धनात्मक है, ए से डी के बीच, भैया ए से डी के बीच में आइए, ये ए से डी के बीच में अगर मैं कुछ भी बात करूंगा तो ये धनात्मक नहीं है भैया, ऋणात्मक है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात इसमें मुझे दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, एक तो क और एक ग, क और ग ये दोनों सही है भाई, चेक कर लेते, देखिए बिल्कुल क भी सही है और ग भी सही है, ये दोनों को एक्सप्लेन कर पा रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, एंड यहां पर डिस्कस करते हैं। x इक्वल्स टू गिवन है t माइनस साइन टी द्वारा निरूपित एक विमीय गति के लिए। पहला ऑप्शन है सभी t ग्रेटर देन 0 मानों के लिए xt जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब समय अगर ये जो समय अगर पॉजिटिव होगा तो सभी मान के लिए क्या x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। दूसरा कह रहे हैं कि समय अगर 0 से बड़ा है तो vt वेलोसिटी का मान 0 से बड़ा होगा, और तीसरा कह रहे हैं कि समय अगर 0 से बड़ा है तो एक्सीलरेशन, ठीक है, जो होगा at वो a नॉट t ग्रेटर देन at और वो बड़ा होगा 0 से। अगला कह रहा है vt का मान 0 और 2 के बीच में होता है। आइए जरा देखते हैं, जरा समझते हैं पहले ये कहना क्या चाह रहा है, x इक्वल्स टू टी माइनस साइन टी, ठीक है ना। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होगा, देखिए मान लीजिए ये रहा, ये t के लिए ये क्या हो गया t, ठीक है, ये t है, x इक्वल्स टू टी। अब इसमें क्या है, माइनस करना है साइन टी, तो साइन टी को भी इसी के पैरेलल में जरा बनाता हूं, इसी के साथ में बना देता हूं। ऐसा ही बनता है साइन थीटा का ग्राफ। अब साइन थीटा आपको क्या दिख रहा है भाई, तो ये हमेशा ही दिख रहा है कि टी से किधर दिख रहा है, टी से छोटा दिख रहा है। एक और तरकीब बताता हूं, साइन टी का जो मान है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है -1 और लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है 1, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है टी जो है ये ग्रेटर देन 0 है। अब टी का मान ग्रेटर देन 0 हो गया तो मैं एक नॉर्मली एक वैल्यू लेता हूं, आप खुद से सोचिए, सी टी इक्वल्स टू 30, तो साइन टी की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30। अब टी इक्वल्स टू 30 तो इसका मान तो 30 ही हुआ, साइन 30 का मान बताइए, तो साइन 30 का मान आपको पता होता है 1/2। अब इसमें रख के बताइए, तो ये t माइनस साइन टी,
टी की वैल्यू मैंने कह दी 30, साइन टी की वैल्यू मैं कह रहा हूं कि साइन 30, अर्थात 30 माइनस 1/2 कितना होगा 29.5, 29.5। ये 29.5 इज ग्रेटर देन 0 ना, ये जो है ये 0 से बड़ा हुआ ना, और ये है कौन, तो यही तो है x, यही तो है विस्थापन। ये x की बात करें, x 0 से बड़ा ही होगा, ग्राफ से भी दिख रहा है t ऊपर है भैया और ये इसके नीचे चल रहा है। ये देखिए ये हमेशा इसके नीचे है, कभी इसको क्रॉस कर ही नहीं सकता, हमेशा इसके नीचे है, ठीक है। तो मतलब समझ में आएगा t ग्रेटर देन 0 के सभी मानों के लिए xt हमेशा 0 से बड़ा होगा। आप कहोगे तो यहां पे तो बताइए, ये तो मेरा साइन नेगेटिव दिख रहा है, दिखने दीजिए, आप करके देख लीजिए। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 90, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 180, ये हो गया आपका 270, है ना। 270 पे -1 होता है, लेकिन x इक्वल्स टू, मैं अगर देखिए मैं रेडियन में नहीं लिख रहा हूं, मैं डिग्री में लिख रहा हूं, नहीं तो पाई के फॉर्म में अल्टीमेटली लिखना चाहिए मुझे, ठीक है ना। ये जैसे जो लिखा हुआ है ये π/6 होना चाहिए कायदे से, बट मैं डिग्री में ऐसे लिख दे रहा हूं आपके समझ के लिए, मुझे ऑप्शन टिक करना है इसलिए मैं लिख पा रहा हूं। क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने कहा 270 माइनस साइन 270 करके बताइए, 270 माइनस साइन 270, इसका मान -1 है, -1, ये तो उल्टे 270 प्लस 1 हो गया 271। और वैसे भी साइन का मान ये जो है ना, ये -1 से +1 के बीच में, ये t के लिए हमेशा ही जो होगा वो बड़ा ही होगा। एक कंडीशन यहीं कहीं पे थी, तो यहां भी आपने देखा, क्या देखा, तो यहां पर आपने देखा कि भैया इसमें भी कुछ भी आपको ऐसा सच नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, जो मैंने रेड कलर से आपके लिए बनाया हुआ है, ये इससे हमेशा साइन नीचे ही है, तो मतलब कभी बड़ी हो ही नहीं सकती, यानी t में से कुछ भी माइनस करेंगे, ये t इससे बड़ा है, कुछ भी इसमें से माइनस करिएगा तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। अगले की अगर बात करें, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, तो जरूरी नहीं है कि भैया वेलोसिटी पॉजिटिव हो। कारण देख लीजिए, आपके पास में x इक्वल्स टू t माइनस साइन t दिया हुआ है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, मतलब मुझे dx/dt निकालना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, t माइनस साइन t अपॉन dt। इसको जब आप ओपन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए भाई, t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, माइनस साइन t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos t, 1 माइनस cos t मिला v की वैल्यू, यानी v की वैल्यू हमेशा ही कैसी होनी चाहिए भैया, 1 माइनस cos t। इसका मतलब देखिए cos की भी वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में होती है। अब एक बात समझिए, जब मैं कहता हूं कि cos t which is equals to cos t which is equals to कितना, which is equals to 1, एक कंडीशन है ना कि जब cos t 1 के बराबर हो जाए, कब भाई, 0 डिग्री पे, तो ये 1 के बराबर हो गया। अब जरा वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 1 माइनस cos 0 डिग्री कहता हूं, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, cos t की वैल्यू भी कितनी होगी, 1, ये कितना आ गया, 0। यहां तो कह रहे हैं क्या कि t के ग्रेटर देन मान के लिए, t इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है ना, vt का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां तो 0 के बराबर दिख गया, और भी चेंजेस कर सकते हैं आप, ये 0 के बराबर दिख गया। इसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो वैरी करती रहेगी, जो 0 से बराबर हो गया तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। अगर हम बात करते हैं t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो a0 एक्सीलरेशन की भी बात नहीं कर सकते भाई, और यहां पर ये 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 कभी नहीं हो सकता, तो मतलब यहां पे ही दिख गया ना मुझे, ये बढ़ा हुआ, यहां पर आपको कितना दिखा, 29.5, तो 2 की कोई बात ही नहीं होगी। अर्थात मुझे ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, तो क इज द करेक्ट वन, क जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलिए बढ़ता हूं मैं 36th क्वेश्चन पे। यहां कह रहे हैं एक स्प्रिंग को जिसका एक सिरा एक द्रव्यमान और दूसरा एक दृढ़ आधार से जुड़ा है खींचकर छोड़ दिया, ऐसा कुछ। देखिए ये हो गया एक दृढ़ आधार, यहां से एक ये स्प्रिंग है, इधर की तरफ क्या है भैया, एक द्रव्यमान लटक रहा है, इसको खींच करके छोड़ दिया। तो आपको क्या पता है, स्प्रिंग जैसे खींचते फिर छोड़ते तो वापस अपने आप को क्या करेगी, रीगेन। जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगा करके इसको खींचा था तो इस स्प्रिंग का कुछ
स्थिति ऐसी हो जाएगी, ये स्प्रिंग खिंच चुकी है नीचे की तरफ, ये आपको यहां से यहां तक में लेंथ में जो वृद्धि दिख रही है ना, ये अपने आप के ऊपर क्या लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या, अपने आप को गेन करेगा, रीगेन करेगा जिस स्थिति में था। तो यहां कह रहे हैं त्वरण का परिणाम तब अधिकतम होगा जब स्प्रिंग को छोड़ा जाता है। त्वरण का परिणाम साम्यावस्था में अधिकतम होता है। चाल अधिकतम तब होती है जब द्रव्यमान साम्यावस्था में होता है। विस्थापन का परिमाण अधिकतम तभी होता है जब चाल न्यूनतम। भाई एक बात मुझे तो समझ में आ रही है, जब इसको मैक्सिमम स्ट्रेच करके छोड़ रहा हूंगा ना, तब इसके पास में अपने आप को रीगेन करने के लिए, वापस अपनी स्थिति में आने के लिए इसका जो त्वरण होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, साम्यावस्था का मतलब क्या, वो मिडिल पोजीशन पे गई, बीच में चली गई तब ज्यादा होगा, नहीं भाई तब नहीं होगा। जब सबसे तेज कब वो स्प्रिंग खींच रही होगी, जब आपने स्प्रिंग को तेज खींचा होगा, सीधा बात। तो मतलब ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट वन। क जो है ये बिल्कुल सही आंसर है भाई इसका। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। यहां पे कह रहे हैं एक गेंद है जो 10 मीटर लंबे एक रेल के डब्बे के विपरीत दीवारों के बीच में गति कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह है रेल का डब्बा और ये 10 मीटर है रेल के डब्बे की डिस्टेंस। एक गेंद है जो यहां से यहां जा रहा है और फिर वापस यहां से यहां ऐसे जाके गति कर रहा है। ठीक है, उन दीवारों पर यह 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उनके लंबवत प्रत्यास्थ संघट्ट करती है। मतलब इस गेंद का जो चाल है वो है 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब रेल गेंद की गति की दिशा में समांतर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसके लंबवत प्रत्यास्थ संघट्ट करती है। तो रेल गेंद की गति की दिशा के समांतर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। भूपृष्ठ से देखने पर, अरे कुछ नहीं भैया, बहुत सिंपल है। एक भाई साहब है यहां पे और ये खड़े होकर के इसको देख रहे हैं, यहां से खड़े होकर क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो इनको कैसा दिखने वाला है, तो भैया ये देखिए ना, 10 मीटर की दीवार है, 1 मीटर प्रति सेकंड से वो गति करती हुई दिख रही है। तो इनको बाहर से भी खड़े होकर के जो दिखेगा वो तो सेम दिख रहा होगा ना, 10 मीटर पर सेकंड। भैया हर एक 10 मीटर प्रति सेकंड पे उसका क्या हो रहा है, तो चाल बदल जा रही है। प्रत्येक 10 सेकंड में गेंद की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, अगर ट्रेन में बैठे होते तब की बात अलग होती, बाहर से बैठ के देख रहे तो भैया जितने से चल रहा है बोल वही तो दिखने वाला है उसको। चलिए, तो 37 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेस्ड है भैया। ठीक है, 38 पे आ रहे, वेग समय वक्र तहद क्षेत्र देता है। वेग समय ग्राफ क्या देता है भाई, ये है, ये वेग और ये है समय। तो हमने क्या कहा भाई कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है, तो क्षेत्रफल आप जब कभी निकालते हैं होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब भले उसको अब किसी भी और नाम से लीजिए, जैसे यहां पे त्रिभुज है तो हाफ आधार गुणे ऊंचाई। भाई कल को ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये ऐसा बन जाए तो आधार गुणे ऊंचाई। इसलिए हमने कहा क्षेत्रफल निकालने का अल्टीमेट मतलब होता है y एक्सिस पे जो मान है वो इनटू जो x एक्सिस पर मान है वो। y एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है भाई, तो वेग। x एक्सिस पर आपको क्या दिख रहा है, समय। तो क्षेत्रफल बराबर आपको क्या मिल जाएगा, वेग मतलब होता है विस्थापन बटा में समय, गुणे यहां पर रखा हुआ है समय, काट दीजिए समय समय, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ विस्थापन। यानी आंसर कौन सा सही हो जाना चाहिए, ख, विस्थापन। ठीक है, चलिए ये भी सही है भाई, 38 भी समझ में आ गया और ये तो बहुत इजी था, मतलब बहुत बार अभी बीच बीच में क्वेश्चन में भी आ गया था। 39 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक गेंद को एक टावर के ऊपर से गिराया जाता है और वह 4 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाता है। टावर की ऊंचाई निकालनी है, जी की वैल्यू दी है, देखिए जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम गिवन है 4 सेकंड। एक गेंद को टावर से गिराया जा रहा, मतलब यू की वैल्यू 0 रही होगी। ठीक है, तो मुझसे मांगा जा रहा है टावर की ऊंचाई मतलब h इक्वल्स टू क्या होता है भैया, तो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर को प्लस क्यों लिया भैया, क्योंकि जी जब टावर से बॉल को गिराएंगे तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, उसका वेग बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो 0 हो गया। हाफ ऑफ जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 4 सेकेंड, तो 4 गुणे 4, खत्म भाई। 4 दूनी 8, 80 मीटर आंसर दिख रहा होगा।
तो बिल्कुल बच्चों वाला था भाई, बिल्कुल ही बच्चों वाला है ना। 80 मीटर इज द करेक्ट वन। चलिए ये तो लगभग सभी के सही होंगे भाई, सभी के सही हुए होंगे बिल्कुल। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 है ना, 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड यहां पर हमारा जो है ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा क्या है? तो भैया देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। अब चूंकि प्रक्षेप्य को ऊपर की तरफ अगर मैंने फेंका है तो ये ऐसे जाएगा और वापस आके गिरेगा। तो जब ये अधिकतम ऊंचाई पर होगा, तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि अधिकतम ऊंचाई पर जो आपको मिलता है वेग, वो मिलता है 0। अब यहां पर दो बातें और, जो s है इसको मैं कह देता हूं h हाइट, और a जो है इसको मैं कह देता हूं g। ठीक है, क्या कहूंगा मैं, g मतलब क्या भाई, तो गुरुत्वीय त्वरण। अब इन सभी को रख दीजिए, तो यहां पर v की वैल्यू हो गई 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ g इंटू h। अब माइनस ऑफ g क्यों लिया? क्योंकि ये बॉल जब ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इस पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किधर की तरफ काम कर रहा होगा, नीचे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा ही नीचे काम करता है। तो g बिकम्स नेगेटिव ऑफ g। तो क्या हो गया भैया, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। आपसे h के लिए बात की गई है, तो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई आपके, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन मुझे जो दिख रहा है वो ख, भैया क नहीं ख, ठीक है ना, ये नहीं है ख, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। चलिए आई होप कि अब यहां तक कि आपको बात क्लियर हो चुकी है। तो भाई यहां पर अब हम इस सेशन को करते हैं एंड आपको साथ ही साथ बताते चले कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर के आता है भाई। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए एक हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करते हैं कुछ कोर्सेज, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आपकी बुक्स एनसीईआरटी ही है, तो सीबीएसई लिखने का मतलब एनसीईआरटी से है। एंड अगर आपका एनसीईआरटी ही है, अगर आपके सीबीएसई ही है बोर्ड, तो फिर तो कोई चिंता करने की बात है ही नहीं। हम आपके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के कंटेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, अर्थात सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए ये कंटेंट अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसी एग्जामिनेशन लाइक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें, या कोई सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की, या फिर आप कोई ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, इसके पूरी कोर्सेस अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पर। साथ ही साथ यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए तो हमारे पास एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है, जहां से जाकर के आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है, अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल देख रहे हैं एंड अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो भैया आपके लिए जो स्पीकिंग वाला जो पोर्शन है, मतलब स्पोकन इंग्लिश का जो पार्ट है, ये बहुत ज्यादा मस्ट है आगे के लिए, आपके भविष्य के लिए। साथ ही साथ अगर आप या आपके आसपास में कोई भी भाई बहन कर रहे होंगे क्या भाई, बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, तो इसके भी कोर्सेस यहां अवेलेबल है। साथ ही साथ सीएआईआईबी एंड जेएआईआईबी के भी कोर्सेस अवेलेबल है, और वो भी किस प्रकार के, तो भैया यहां पर कोई बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आता, कोई कूपन कोड नहीं आता, सब कुछ 100% फ्री। आप जिस भी गैजेट से देख रहे हो, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, आईफोन, आईपैड, टैबलेट, जहां से भी देख रहे हो भाई, आप वहां से हमसे जुड़ भी सकते हैं, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, तो अभी आप हमें देख ही पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट आपको दिख ही रहा है कि भाई इस तरीके से आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाती है पूरी कोर्सेस, मतलब इन कोर्सेज को एक्सेस करने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो क्या करेंगे भैया अभी के लिए, तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, यहीं पर आता है बिल्कुल हाई क्वालिटी कंटेंट, एंड इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में और कुछ नए फॉर्मेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।